विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जियोग्राफी के सेशन में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत में सिंचाई व्यवस्था एवं नहरें। तो आज फ्रेंड्स हम अपने इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि भारत में सिंचाई की व्यवस्था क्या है और भारत में कौन कौन सी नहरें हैं। तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ लिंक दी गई है जिसको आपको क्लिक कर लेना है। तो ये देख लीजिए, हमारे फेसबुक पेज की लिंक है। आपको इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। और साथ में फ्रेंड्स, ये हमारी यूट्यूब की लिंक है। आपको इस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आपको इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होंगे वो वहाँ पे अवेलेबल है और आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कुछ इंफॉर्मेशन भी है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर दी जा रही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसे समझ लेते हैं। तो ये देख लीजिए, भारत में सिंचाई व्यवस्था है। अगर हम भारत में सिंचाई व्यवस्था पे बात करते हैं तो क्या है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, बोल रहा है भारत में सिंचाई के लिए बड़ी एवं छोटी नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों एवं वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। तो क्या कह रहा है कि भारत में कहाँ पे, तो भारत में सिंचाई के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। भारत में सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता है, कुओं का प्रयोग किया जाता है, नलकूपों का प्रयोग किया जाता है और तालाबों का प्रयोग किया जाता है। तो अपने यहाँ जो है किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, नहरों का किया जाता है, कुओं का किया जाता है, नलकूपों का किया जाता है और तालाबों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात कर रहे हैं सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का प्रथम स्थान है। किस चीज़ में, तो सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। कह रहा है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो नलकूपों द्वारा होती है। और आगे बात कर रहे हैं सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है। अगर यहाँ पे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो है उनके राज्यों का क्रम पूछा गया है तो 5 राज्य हैं, इनके क्रम क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो देख लीजिए, प्रथम पे है उत्तर प्रदेश, द्वितीय पे है राजस्थान, तृतीय स्थान पे पंजाब और चतुर्थ स्थान पे मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य कौन से हैं। तो मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि तालाब के द्वारा जो सिंचाई करने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे 3 है, कौन कौन सा। प्रथम पे है आपका तमिलनाडु, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे पे क्या है, तो मध्य प्रदेश है। आगे बात करें तो कह रहा है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। तो किसको माना जाता है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक कौन है, इसको आपको याद कर लेना है। तो ये हो गया आपके महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, बात कर रहा है भारत की सिंचाई परियोजनाओं के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो भारत की सिंचाई परियोजनाओं के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, आपका हो गया लघु सिंचाई परियोजनाएं, और दूसरा क्या मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, और क्या बृहद सिंचाई परियोजनाएं। तो 3 है, कौन कौन सी, लघु सिंचाई परियोजनाएं हो गई, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हो गई और बृहद सिंचाई परियोजनाएं हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, लघु सिंचाई परियोजना है। अगर हम लघु सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, लघु सिंचाई परियोजना में क्या क्या शामिल है। तो कुआं हो गया, नलकूप हो गया,
डीजल, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही होती है। तो कितने प्रतिशत होती है? 62% जो है सिंचाई वो किससे पूर्ति की जा रही है? लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। आगे बात करते हैं, कह रहा है देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो क्या है कि जो लघु सिंचाई परियोजना थी उसको 2010 में किस नाम से परिवर्तित कर दिया गया था? तो यहाँ पे देख लीजिए 2006 में इसको लघु सिंचाई योजना को कर दिया गया था। 2006 में लघु सिंचाई के नाम से जाना जाता था, जो कि 2010 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन कर दिया गया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। तो मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो क्या है, इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो कितने से लेकर के 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। किससे? तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। आगे बात करें तो कह रहा इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, यानी कि नहरों के द्वारा की जाने वाली सिंचाई किसमें प्रमुख है? तो मध्यम सिंचाई परियोजना में। तो आगे कह रहा है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। तो कैसी नहरों को इसके अंतर्गत रखा जाता है? छोटी नहरों के इसके अंतर्गत रखा जाता है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं और क्या नेक्स्ट बृहद सिंचाई परियोजना की बात करते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना में क्या कह रहा है? तो यहाँ देख लीजिए, कह रहा है इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। तो किससे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है? तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्र हैं वो किसके द्वारा सिंचित किए जाते हैं? तो आपके बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हो जाते हैं। आगे बात करते हैं तो कह रहा है इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे आपकी तो जो नहरें होती हैं वो बड़े बांध बनाकर निकाली जाती हैं। आगे कह रहा है इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, परंतु वहाँ पे नहरें छोटी थी। लेकिन यहाँ देखेंगे आप देखे होंगे कि ये बृहद सिंचाई की परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है जिनमें बड़ी नहरों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है बड़ी व मध्यम परियोजना से देश के 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो क्या कह रहा है, बड़ी व मध्यम परियोजना से देश के कितने प्रतिशत सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? तो 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। भारत की प्रमुख नहरें देख लेते हैं। तो भारत की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से राज्यों में हैं इसको भी जानेंगे, लेकिन हम पहले ये समझ लेते हैं कि नहरें क्या होती हैं। तो यहाँ देख लीजिए नहर पे बात करते हैं तो कह रहा नहर जल परिवहन तथा स्थानांतरण का मानव निर्मित संरचना है। तो क्या है, नहर जो है आपकी वो जल परिवहन तथा स्थानांतरण का कैसा स्वरूप है? तो मानव निर्मित संरचना है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है मुख्यतः इसका उपयोग खेती में सिंचाई के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। तो नहरें आप देखे होंगे तो नहरें जो है ये मानव निर्मित होती हैं और ये देखे होंगे तो ये सीधी एक लंबी लाइन में चली जाती है और इसके द्वारा क्या होता है, खेतों में सिंचाई के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए भारत के राज्यों में स्थित प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, हम इसको भी जानेंगे, एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है पंजाब की प्रमुख नहरें। अगर हम पंजाब की प्रमुख नहरों पे बात करते हैं तो पंजाब राज्य में कौन कौन सी नहरें हैं देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए सरहिंद नहर है। कौन सी नहर है? सरहिंद नहर है, जो कि किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। आगे है ऊपरी बारी दोआब नहर,
ये कहाँ है? तो रावी नदी पर स्थित है। अगर हम नांगल नहर की बात करते हैं तो ये सतलज नदी पर स्थित है। और बात करें बिस्त दोआब नहर हो गई यहाँ पे, और दूसरी क्या है? पूर्वी नहर है जो कि रावी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी नहरें हैं? सरहिंद नहर हो गई, ऊपरी बारी दोआब नहर हो गई, नागल नहर हो गई, बिस्त दोआब नहर हो गई और पूर्वी नहर हो गई। कुल मिलाकर के 5 नहरें आपकी कहाँ पे हैं? तो पंजाब राज्य में स्थित हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल जानकारी है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो भारत में जो नहर प्रणाली की संकल्पना है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आपका हो जाएगा दिनसा जे दस्तूर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आपको इसे याद कर लेना है, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में ये पूछा भी जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों पे बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें कौन कौन सी है जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, पूर्वी यमुना नहर हो गई, यमुना नदी पर स्थित है। आगरा नहर हो गई, यमुना नदी पर स्थित है। और क्या है? ऊपरी गंगा नहर हो गई जो कि गंगा नदी पर स्थित है। निचली गंगा नहर आपकी गंगा नदी पर ही स्थित है। शारदा नहर हो गई, शारदा नदी पर है। और बेतवा नहर हो गई, बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए कुछ और भी जानकारी है तो इसको देख लीजिएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर आपकी क्या हो जाएगी? यमुना नहर हो जाएगी जो कि सबसे पुरानी नहर है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं बिहार की प्रमुख नहरें देख लें। तो बिहार के प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? आपकी हो जाएंगी पूर्वी सोन नहर जो कि सोन नदी पर है, पश्चिमी सोन नहर जो कि सोन नदी पर है, त्रिवेणी नहर हो गई और गंडक बांध नहर हो गई। तो यहाँ पे बिहार में कितनी नहरें हैं? तो आपकी कुल मिलाकर के 4 नहरें हैं जो कि बिहार राज्य में स्थित हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट की हरियाणा राज्य की बात करते हैं। तो हरियाणा राज्य में कौन कौन सी हैं नहरें? आपकी पश्चिमी यमुना नहर हो गई जो कि यमुना नदी पर स्थित है। गुड़गांव नहर हो गई जो कि यमुना नदी पर स्थित है। तो हरियाणा राज्य में आपको 2 नहरें मिलेंगी। कितनी? तो 2 नहरें मिलेंगी। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए कुछ जानकारी भी दी गई है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कुछ एडिशनल जानकारी है, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, कह रहा है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट में देख लेते हैं कौन कौन सी नहरें हैं। तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल राज्य की अगर हम नहरों की बात करते हैं तो कौन कौन सी, यहाँ देख लीजिए, मिदनापुर नहर हो गई। कौन सी हो गई? मिदनापुर नहर हो गई, एडन नहर हो गई, तिलपाड़ा नहर हो गई और दामोदर नदी की नहरें हो गई। तो कितनी नहरें हैं कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल राज्य में? तो आपकी 4 नहरें हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो मिदनापुर नहर हो गई, एडन नहर हो गई, तिलपाड़ा नहर हो गई और दामोदर नदी की नहरें हो गई। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, तो कह रहा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। तो राजस्थान की प्रमुख नहरें हैं। अगर हम राजस्थान की प्रमुख नहरों की बात करते हैं तो कौन कौन सी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बीकानेर नहर हो गई, कालीशील परियोजना हो गई, गंभीरी परियोजना हो गई, बांकली परियोजना हो गई, पार्वती हो गई, गूढ़ा परियोजना हो गई, मोरेल परियोजना हो गई, जग्गर परियोजना हो गई और साथ में इंदिरा नहर हो गई। तो ये जो है आपकी सारी, ये कहाँ की है? तो राजस्थान राज्य की प्रमुख नहरें हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा ही नहर है। जो कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी थी? तो इंदिरा नहर थी। और भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा नहर ही है। आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट पे देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की प्रमुख नहरें हैं। अगर हम महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख नहरों की बात करते हैं तो कौन कौन सी हो जाएंगी? आपकी हो जाएगी गोदावरी नहर, मूठा नहर, भंडारा नहर, बांध की नहरें, मूला परियोजना और वीर परियोजना। तो कौन कौन सी है? गोदावरी नहर हो गई, मूठा नहर हो गई,
और भंडात्रा बांध की नहरें हो गई, मूला परियोजना हो गई और वीर परियोजना हो गई। कुल मिला के कितनी है? तो आपकी 5 नहरें हैं, जो कि कहाँ पे है? तो आपके महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय जल दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु राज्य की प्रमुख नहरें देखते हैं। तो तमिलनाडु राज्य की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आपकी हो जाएगी कावेरी डेल्टा नहर, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। पेरियार परियोजना आपकी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। मैट्टूर परियोजना कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। और निचली भवानी नहर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। तो कुल मिला के कितनी है? 4 नहरें हैं आपकी, जो कि कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। आगे बात करते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पे केरल की प्रमुख नहरें देख लेते हैं। केरल की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? मालपूजा बांध की नहरें हो गई, जो कि आपकी केरल में है। ग्वालियर यलाशल की नहरें हो गई, आपकी केरल राज्य में है। और मंगल योजना की नहरें हो गई, जो कि केरल में हैं। आगे बात करते हैं, नदी और नहर में अंतर की बात कर ले फ्रेंड्स। तो नदी और नहर में अंतर क्या है, समझ लेते हैं। नदी देख लीजिए और नहर देख लीजिए। तो नदी की बात करते हैं तो क्या है? प्राकृतिक आपदा के बाद पहाड़ों से गिरा पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, जिसे नदी कहते हैं। नदियाँ जो होती हैं फ्रेंड्स, ये पहाड़ों से निकलती हैं और इनको बनाया नहीं जाता है, किसी भी मार्ग से अपना रास्ता बनाते हुए स्वयं ही बहती हैं और निकल जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। आगे बात करते हैं, यह अक्सर अपने रास्ते को बदल लेती हैं भी है। अगर हम नहर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नहर में क्या है कि नहर जो है आपकी मानव निर्मित होती हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं बनी होती हैं, ये कृत्रिम होती है और मानव द्वारा बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है नहर मानव निर्मित होती हैं, इसका रास्ता सीधा होता है। और कुछ नहरें क्या होती है? पक्की बनी होती हैं। तो क्या है कि कुछ नहरें जो होती हैं वो कैसी बनी होती हैं? वो पक्की बनी होती हैं। और कैसी होती हैं? तो मानव निर्मित होती हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य की नहरें देखें। तो आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख नहरें कौन कौन सी, समझ लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, गोदावरी डेल्टा की नहरें हो गई, जो कि आपकी कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। कृष्णा डेल्टा नहरें हो गई, आंध्र प्रदेश राज्य में है। कृष्णा सिंचाई योजना हो गई, आंध्र प्रदेश राज्य में है। श्यामपत सागर परियोजना हो गई, आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में है। तुंगभद्रा परियोजना हो गई, यानी कि नहर हो गई, जो कि कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। और कृष्णा पेन्नार परियोजना हो गई, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में कुल कितनी नहरें हैं? तो आपकी 6 नहर हो जाएगी, जो कि कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। आगे बात करते हैं, कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जल दिवस जो है आपका वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया था। 2021 की थीम की बात करते हैं, तो 2021 में इसका थीम क्या था? तो इसकी थीम थी पानी का महत्व। पानी का महत्व आपको इसे याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसकी थीम जरूर पूछी जानी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। तो बस आज इतना ही था फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश की नहरें हो गई हैं, जो कि हमने सारे स्टेट की बात कर ली है जहाँ जहाँ पर नहरें स्थित हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, हमारे द्वारा जो भी ये जियोग्राफी की क्लास ली जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण है और आने वाली जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो हमारी टीम के द्वारा आपको करंट अफेयर्स की क्लास और जीएस की क्लास दी जा रही है, जिसमें साइंस के और भी सारे जो भी आपके समसामयिकी हो गई, ये सारे चीज़ों के प्रश्नों का संग्रह कर दिया गया है और आप जो है उसे देखना मत भूलिएगा। मैं बार बार कहूँगी कि आप जो है जीएस के सेशन को और करंट अफेयर्स के सेशन को देखना मत भूलिएगा। और हमारे द्वारा आपको जियोग्राफी की क्लास दी जा रही है फ्रेंड्स। हम जो है कल से आपके लिए प्रैक्टिस की क्लास लेकर के आएंगे, क्योंकि आपकी जूनियर एडेड की परीक्षा आगे जो कि 17 अक्टूबर को है
और यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और हम प्रैक्टिस के ही माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। हम आपको बता दें, यहाँ पर लिंक दी गई है, हमने पहले भी बताया था लेकिन हम फिर से बता रहे हैं आपको कि हमारे फेसबुक पेज की लिंक है, आपको इस पर क्लिक कर लेना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ ही में फ्रेंड्स ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही में फ्रेंड्स आपको जो भी PDF चाहिए होंगे वो आप यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अपने ज्योग्राफी के सेशन में फ्रेंड्स हम आपको बताएं, हम आपकी प्रैक्टिस क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम सभी टॉपिकों का समावेशन करेंगे। आपको बता दें कि आपके पास समय बहुत कम है, हम जल्द ही हिस्ट्री की क्लास लेकर के आएंगे और इकोनॉमिक्स की सभी चीज़ों की क्लास लेकर के आएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आने वाले हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहना है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।